हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक बेस्ड है व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स होते क्या है मैनेजमेंट के। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। एक न्यूबॉर्न बेबी है। न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होने के बाद भी वो जब पैदा होता है, ये दुनिया में आता है, तब से ही वो मैनेजमेंट करता है। उसका शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि उसको कब दूध चाहिए, कब उसको सोना है, कब उसको उठना है, कब उसको अपनी एक्स्ट्रा इनोवेटिव थिंग्स करनी है। मतलब वो हर एक माइलस्टोन्स अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करता है। वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करता है, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करता है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी मैनेजमेंट कर सकता है। तो हम तो बहुत मेच्योर्ड है, एडल्ट्स हैं, तो हम भी अपने डेली रूटीन में मैनेजमेंट करते हैं। हम भी अपने डेली रूटीन में मैनेजमेंट फॉलो करते हैं कि हम अपने कब स्टडीज करने वाले हैं, हम अब कब अपना टाइम पीरियड अब खुद को एंटरटेन करने वाले हैं, कब स्टडीज करने वाले हैं, कब हम स्कूल जाने वाले हैं या कब हम कॉलेज जाने वाले हैं। मतलब वो हम पूरा अपना टाइम पीरियड मैनेज करते हैं। वो चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। अभी आप बताइए, एक न्यूबॉर्न बेबी भी मैनेजमेंट कर रहा है, एक चाइल्ड भी मैनेजमेंट करता है, एक इन्फेंट भी मैनेजमेंट कर रहा है, एक अडल्ट, एक मैरिड पर्सन, वो भी मैनेजमेंट करते हैं। तो एक कंपनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकती। बिना मैनेजमेंट इस अर्थ पे कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि हमें अपनी चीजें प्रॉपर मैनेज करनी पड़ेगी, शेड्यूल में रहना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अगर जो हम मैनेजमेंट में रह सकते हैं तो कंपनी तो विदाउट मैनेजमेंट चल ही नहीं सकती। तो कंपनी भी मैनेजमेंट फॉलो करती है। कंपनी मैनेजमेंट क्यों फॉलो करती है, अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एक कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं जो एम्प्लॉय हूँ, मैं डायरेक्ट किसी कंपनी के डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ? नहीं। मुझे थ्रू मैनेजर, थ्रू सेक्रेटरी, इनके थ्रू अपनी कंप्लेंट, अपनी जो भी क्वेरीज होगी वो सब वहां पे पहुंचानी पड़ेगी। डायरेक्टर्स के पास एक चेन फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चेन को मैनेज करके कौन चलता है? मोस्टली चेन को मैनेज करता है मैनेजर्स। इसीलिए उनको बोलते हैं मैनेजर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। मतलब वो कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट थिंग, वो फ्लेक्सिबल के साथ साथ मैं आपको ऐसा कहूँ, वो यूनिवर्सल भी है। मतलब पूरा यूनिवर्स उसे फॉलो करता है। मैनेजमेंट ये है, ठीक है। आइए अभी इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। मैं डायरेक्ट इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर जा रही हूँ क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्रिंसिपल्स। अभी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक लेके आया था सबसे पहले हेनरी फेयोल। इसको हम ऐसे भी कहते हैं हेनरी फेयोल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसने 14 प्रिंसिपल्स अपने बुक में लिखे थे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब ये क्या फॉलो करता है? मॉडर्न मैनेजमेंट फॉलो करता है। मतलब ओल्ड प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता, न्यू प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। अभी जब भी बच्चे जब कभी भी बच्चे पेपर देने जाते हैं, स्टूडेंट्स अगर जो पेपर देने जाते हैं, तो वहां पे उनको 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद नहीं होते। 14 के 14 प्रिंसिपल्स वो भूल जाते हैं। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है। मतलब आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स कैसे लर्न करने हैं, मैंने उसका एक शॉर्टकट क्रिएट किया है। इसके लिए वीडियो को स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया शॉर्टकट क्रिएट किया है मैंने एक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न करने के लिए। वो शॉर्टकट क्या है? सबसे पहला है दीपू फोकस सीट्स। अभी आप देखेंगे ये क्या है, दीपू फोकस सीट्स। ये एक शॉर्टकट लेटर है, ये एक शॉर्टकट वर्ड्स है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी आप देखिए कि यहाँ पे लेटर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर्स आप लर्न करोगे तो 14 आप प्रिंसिपल्स लर्न कर लोगे। मतलब उसमें से ही आप 14 प्रिंसिपल्स क्रिएट कर सकते हो। ये 14 लेटर्स में से 14 प्रिंसिपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताती हूँ 14 प्रिंसिपल्स की नेमिंग कैसे देनी। अभी हम देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स को नेमिंग कैसे करनी है। सबसे पहला दीपू,
ये दीपू को हम नेम कैसे देंगे? ये दीपू को हम नेम देते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। I stands for initiative. I stands for initiative. P, parity between authority and responsibility. U, unity of command. F, F stands for, मतलब अभी मैं फोकस पे आ गई हूँ, दीपू पूरा कंप्लीट हो गया, अभी मैं फोकस पे आ रही हूँ। F stands for fair remuneration. O stands for order. Centralization, sorry, my mistake. Centralization. U stands for unity of direction. S stands for scalar chain. S stands for subordination interest to general interest. E stands for equity. E stands next E, अभी मैं सीट पे आ गई थी, इसका S का लिखा स्केलर चेन, S का लिखा सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट, E stands for equity and another E stands for esprit de corps. Next D stands for discipline. Stability of tenure. अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट लर्न करने के लिए दीपू फोकस सीड्स। दीपू स्टैंड्स फॉर दिस डिवीजन ऑफ वर्क, इनिशिएटिव, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड। एफ फोकस, फोकस स्टैंड्स फॉर फेयर रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन, unity of direction and scalar chain. Seeds, S stands for subordination interest, equity, esprit de corps, discipline and stability of tenure. अभी आप बोलोगे मैम आपने हमें 14 प्रिंसिपल्स तो दिखा दिए कि कैसे लर्न करना है, अभी इसे एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? अभी जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, जो हेनरी फ्योल है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक ही बंदा सब काम नहीं कर सकता, हमें वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा, उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा एंड नेक्स्ट थिंग कि हमारा काम भी डिवाइड हो जाएगा और काम फटाफट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बंदे के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाएगा, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए काम को डिवाइड कर दो, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। नेक्स्ट इनिशिएटिव, अगर जो आपको किसी कंपनी में स्टैंड करना है, रहना है, तो आपको इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब आपको आपके आइडियाज इनोवेटिव होने चाहिए, आपके हर एक चीज में इनिशिएटिव होने चाहिए। पी, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी का मतलब है बैलेंस, मतलब आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चलो। पी स्टैंड्स फॉर पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बंदे के पास अगर जो अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है तो उसके पास ज्यादा पावर आ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला दब के रह जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, मतलब एक ही बंदे के ऊपर अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। अगर जो सब बॉस होंगे तो कोई भी काम कैसे करेगा? कंपनी में रूल्स होते हैं, एक चेन होती है, मतलब हमें अगर जो वर्क करना है तो वो पूरा थ्रू लाइन से आता है। जैसे डायरेक्टर बोलेगा मैनेजर को, मैनेजर बोलेगा सब मैनेजर को, देन दे विल टॉक टू एम्प्लॉइज, मतलब वो क्या होती है, एक चेन होती है, मतलब ऑर्डर्स पास होते जाते हैं। नेक्स्ट फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब जिसका जो काम है उसके लिए उसको इक्विवेलेंट रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब उसे सैलरी, बेनिफिट्स
या फिर इंसेंटिव्स प्रॉपर मिलने चाहिए, मतलब वो जो काम कर रहा है तो उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर एक देगा, कमांड एक करेगा, फॉलो सब करेंगे, मतलब डायरेक्टर एक चीज बोलेगा, फॉलो वो सब करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए और बोलते हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, तभी वो एम्प्लॉय वहां पे टिका रहेगा, खड़ा रहेगा। सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन मतलब हम ऑल एम्प्लॉयज को इक्विवेलेंट माने, मतलब सेंट्रलाइज्ड करें, हमें उनको अगर जो इनकी कोई क्वेरीज है तो हम वो भी सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब अगर जो एम्प्लॉय को कुछ क्वेरी होती है, मतलब यहाँ पे अभी मैं चेन बता रही हूँ क्या होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक कमांड करेगा, सबऑर्डिनेट, यहाँ पे कंपनी में ना दो लोग होते हैं, एक सबऑर्डिनेट होता है, दूसरा सुपीरियर होता है। जो सुपीरियर होता है वो होता है हेड एंड ये होता है एम्प्लॉय। सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को क्या करना है, प्रॉपर डायरेक्शन देनी है कि आपको क्या काम करना है। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको ब्रिज बना के दे रही हूँ। ये हेड है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अभी सी एक वर्कर है, सी को कुछ डायरेक्टर से बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा डायरेक्टर के पास, सी जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास, मतलब सी जाएगा बी के पास एंड बी जाएगा डायरेक्ट ए के पास। ये चेन लोअर टू अपर फॉलो होगी क्योंकि क्वेरी किसको है, सी को है। नेक्स्ट, अभी डायरेक्टर को कुछ बात करनी है वर्कर से, मतलब डायरेक्टर को कुछ मैसेज देना है अपने वर्कर्स को कि बोनस रिगार्डिंग कोई भी चीज के रिकॉर्डिंग, तो ए बोलेगा डी को, मतलब मैनेजर को, मैनेजर जाएगा ई के पास। ये होती है स्केलार चेन। अभी ये जो ई और इसको बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज गैप, ठीक है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका भी अपने कंपनी में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब वो भी हमारे कंपनी के कामों को एंटरटेन प्रॉपर करने चाहिए, उनका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो काम प्रॉपर करें। इक्विटी, हर एक एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करो, हर एक एम्प्लॉय को, इवन वर्कर, इवन दो एम्प्लॉय, इवन दो मैनेजर, मतलब सब क्या रहेंगे कंपनी में, इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट, एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमने एक स्टोरी सुनी है कि फार्मर एक लकड़ी फार्मर तोड़ता है तो वो टूट जाती है, लेकिन ये अपने बच्चे को 5 लकड़ियां देता है तोड़ने के लिए तो वो नहीं टूटती, क्योंकि वो क्या होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब सब इकट्ठे आते तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। सेम कंपनी में होता है, कंपनी में यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन है, बाहर की कंपनी हमें compete करने के लिए आई है, तो अंदर एम्प्लॉयज जो है उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। कंपनी में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। हर एक पोस्ट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। एम्प्लॉय को मैनेजर से प्रॉपर तरीके से बात करनी है, सेक्रेटरी से प्रॉपर तरीके से बात करनी है, मतलब हर एक क्या रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड। जो भी मेरे कंपनी में एम्प्लॉय काम करेगा तो वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, नहीं, वो अपने इंसेंटिव्स लेगा, अपनी सैलरी लेगा, अपने वेजेस लेगा। तो ऐसे में क्या रहेगा, एम्प्लॉय को मुझे अगर जो परमानेंट रखना है, जो भी केपेबल एम्प्लॉयज है उनको मुझे परमानेंट रखना है और उनका मुझे प्रॉपर प्रॉपर काम चाहिए, मतलब वो लोग ईमानदारी से हमारे कंपनी में काम करने चाहिए, तो फिर ऐसे में क्या रहेगा, मुझे उनको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, कि आप मुझे उनको अश्योरेंस देना पड़ेगा कि अगर जो आप हमारे कंपनी में अच्छे से काम करोगे देन यू आर परमानेंट इन आवर कंपनी, इफ यू आर नॉट डूइंग वर्क योर वर्क प्रॉपरली देन यू आर टेम्पररी, आर यू आर एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय इन आवर कंपनी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो टेम्पररी एम्प्लॉयज है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉयज है वो प्रॉपर काम करेंगे।
ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही शॉर्टकट्स के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो अस। थैंक यू।